This meeting is being recorded. स्क्रीन पे शेयर हो रहा है? यस मैम। चलो, ऑर्डर नंबर 5 सीपीसी, इसमें रूल्स कितने हैं? 1 to 30 रूल्स है, ठीक है। जब हम 30 की एज में आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम थक जाते हैं कि यार बस बस हो गया, बहुत हो गया। कोई 30 की एज में रनिंग स्टार्ट करता है, कोई 30 की एज में स्लो डाउन हो जाता है। तो समन्स जो है ना, वो 1 to 30 इसके अंदर जो रूल्स है, ऑर्डर 5 सीपीसी डील करता है रूल नंबर 1 से लेके रूल नंबर 30 तक। लेकिन हम लोग इसको इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। ये जो प्रोविजंस है इसमें, ये इश्यू एंड सर्विस ऑफ समन्स की बात करता है। समन्स जब इश्यू होते हैं, आपको पता है समन्स कौन इशू करता है? कोर्ट इशू करती है, इतना तो अपने को मालूम है कि कोर्ट इशू करती है। उस समन्स के ऊपर साइन किया जाता है, सील लगाया जाता है, सिग्नेचर किया जाता है ना? ये अपने को मालूम है ना, कि नहीं मालूम है? इतना अपने को पता होगा कि एक समन्स का फॉर्म होता है, उसके ऊपर पूरा फिल किया जाता है, जो पार्टी होती है उन दोनों के नाम लिखे जाते हैं, अकॉर्डिंगली समन्स को सर्विस करवाया जाता है, ठीक है। उस्मा डन? सुन रहे हो? यस मैम, यस मैम, तबीयत ठीक है ना आज? यस मैम, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ओके, तो कॉन्सेंट्रेट बच्चा ना। ऑर्डर नंबर 5 जो है, इसमें रूल 1 से 8 जो है, अपने बैरेक में लिख लो। रूल 1 से जो 8 है वो जनरल प्रोविजन नोट्स को ढूंढना पड़ता है, बैरेक को ढूंढना नहीं पड़ता, ठीक है। 1 से लेके 8 जो रूल्स बनाए गए हैं, ये जनरल है। ये सिर्फ इशू ऑफ समन्स के बारे में बताती है कि समन्स को कैसे इशू किया जाता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 जो कि समन्स के बारे में बोलता है, ठीक है। समन्स क्या है? व्हेन अ सूट, कल मैंने आपको सिखाया कि सूट कैसे बनाया जाता है, सूट को कैसे फ्रेम किया जाता है, सूट में क्या क्या लिया जाता है, क्या क्या नहीं। अगर वो सूट में आपने कोई भी एक मिस्टेक ढूंढ के रखी होगी, मैंने पर्पसली वो मिस्टेक करी है, जैसे मैं आगे ऑर्डर 6 में अपन चलेंगे तो मैं आपको अमेंडमेंट इसी में दिखाऊंगी कि मैंने अमेंड कैसे किया है। अगर आपने पढ़ा है सूट, मतलब ध्यान से ढंग से पढ़ा है आपने, तो वो भी मिस्टेक आपने निकाल ली होगी, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि कल किसी ने भी नोट्स खोल के भी देखे हैं। When a suit has been duly instituted, जब सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है, इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है? केस लगाया जाता है ना, लगाया जाता है ना केस, है ना। यहाँ पे दरबार नहीं है, यहाँ पर कोर्ट में लगाया जाता है, ठीक है ना। कोई पंडित महाराज के पास नहीं चलता ये सब, ओके। अ समन्स में बी इशू टू द डिफेंडेंट, ऑफ कोर्स जो हमारा राइवल पार्टी रहेगा। राइवल का मतलब होता है जिसके साथ हम झगड़ा करने के लिए कोर्ट में आए हैं। समन्स तो उसी को इशू होंगे जो कि प्रतिवादी है, डिफेंडेंट है। डिफेंडेंट क्या करेगा? आएगा, शान मान से आएगा, अपीयर हो जाएगा, मतलब मिस्टर इंडिया के जैसे प्रकट हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा, अपीयर मिस्टर इंडिया, ठीक है। आंसर करेगा कि जो जो प्लेंटिफ कह रहा है अपने क्लेम में, उसके जवाब में वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा। और मैं आपको रिटर्न स्टेटमेंट कैसे ड्राफ्ट की जाती है ना, वो भी सिखाऊंगी, डू नॉट वरी। जैसे कल मैंने प्लेंट खाली एक ही हिस्सा लिया था प्लेंट का, ऐसे मैं बहुत सारे प्लेंट सिखाऊंगी आपको। कल ऑर्डर 37 पे लिया है, सूट फॉर स्पेसिफिक लूंगी, इंजंक्शन लूंगी, टेम्पररी इंजंक्शन कैसे फाइल की जाती है, स्टे कैसे लिया जाता है, स्टे के लिए आप कौन सी एप्लीकेशन फाइल करोगे। ये प्रैक्टिस प्लस अपना मेंस की तैयारी हो रही है, तो ये सब बातों को आपको ध्यान पे लेके चलना है। रिटर्न स्टेटमेंट, ऑफिस डिफेंस, जो भी उसको डिफेंड करना है, 30 डेज का पीरियड है। आप अपने बैरक में 30 डेज लिख लीजिए फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स ऑन द डिफेंडेंट,
ठीक है, 30 दिन का टाइम रहता है, शाइनिंग मारने की जरूरत नहीं है डिफेंडेंट को, 30 दिन में आना, जो भी है जवाब देना। नहीं आता है तो एक्स पार्टी, समन्स के बाद नहीं आता है तो कोर्ट क्या पास करती है, एक्स पार्टी। एक्स पार्टी का मतलब क्या होता है, वन साइड ऑर्डर, वन साइड ऑर्डर, एक ही तरफा ऑर्डर होगा, एक ही तरफ से ऑर्डर, ठीक है, जिसको अपन वन साइड ऑर्डर बोलते हैं। नहीं आ रहे हो तो कोर्ट आपके घर से आपको बुलाने नहीं आएगी। तो 30 डेज फिक्स टाइम, फिक्स पीरियड, फिक्स्ड, ठीक है। प्रोविजो क्या बोलता है, प्रोविजो ये बोलता है कि नो सच समन शैल बी इशूड व्हेन द डिफेंडेंट हैज अपीयर्ड एट द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेन एंड एडमिटेड इन प्लेंटिव्स क्लेम। समन्स को इशू करने की जरूरत नहीं होगी अगर प्रतिवादी खुद ही चल के कोर्ट में आया है और जो प्लेंटिव के यानी कि क्लेम को खुद ही बोल रहे हैं, हाँ 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 हम लोगों का झगड़ा है, हाँ 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 हमारा है, हमारा सब झगड़ा चल रहा है, मेरे को मिटाने का है, प्लेंटिव को पैसा देने का है, दैट मीन्स ही इज कमिंग, खुद से आ रहा है, ठीक है। झगड़ा मिटाने, लफड़ा सुलझाने, अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में बोलूं आपको तो, ठीक है। चलिए आगे, ये एक प्रोविजो बोलता है झगड़ा मिटाने, ठीक है, फर्स्ट प्रोविजो बोलता है झगड़ा मिटाने, खुद ही आ रहा है, चल के आ रहा है। दूसरा प्रोविजो क्या बोलता है, फर्दर, जहां पर डिफेंडेंट फेल होता है, नहीं जा रहे, क्या करेगी कोर्ट, देखा जाएगा, अपने को क्या लेना देने का है ना, क्या लेने देने का है। तो डिफेंडेंट फेल करता है, क्या फेल कर रहा है, अपना जवाब फाइल करने के लिए फेल हो रहा है, जो कि टाइम पीरियड फिक्स्ड है 30 डेज में, तो उसको अलाउ किया जाएगा क्या फाइल करने के लिए, दूसरे डे पे, एज में बी स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट। इसके लिए रीजंस रिकॉर्ड होंगे, उसके साथ में 90 डेज का शल नॉट बी लेटर देन 90 डेज, एक्सटेंशन पीरियड, इसको एक्सटेंशन पीरियड अपन बोलते हैं। 90 डेज का एक्सटेंशन पीरियड होता है, मतलब पहले 60 दिन, 60 के बाद जो 61 दिन होगा, 62 दिन होगा, 63 दिन होगा, 61, 62, 63, वो 90 तक काउंट होगा। अलग से 60 प्लस 90 नहीं है, 60 का कंटिन्यूशन 90 है, 60 के बाद जैसे 61 डे, 62 डे, 63 डे, ऐसे जाके 90 पे स्टॉप होगा। यानी कि आपकी काउंटिंग स्टॉप नहीं होगी कि आप बोलेंगे मैम फिर से 90 दिन हो जाएंगे ना अपने, फ्रॉम द डे वन से काउंट होगा। तो तभी तो मैंने आपको ऊपर क्या बोला, फिक्स 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 फिक्स, चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ मैं, फिक्स डे फिक्स डे फिक्स डे, कितने दिन, 30 दिन, और एक्सटेंशन कितने का मिल रहा है, 90 दिन का, मतलब प्लस 30 डेज का एक्सटेंशन हो रहा है आपको, 90 डेज का एक्सटेंशन नहीं। ये प्री के क्वेश्चन में पूछा जाता है, इंटरव्यू में कंफ्यूज किया जाता है इस क्वेश्चन को लेकर, तो आपको क्लियर कट बता देती हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। उसके लिए कोर्ट क्या करेगी, रीजंस लिखेगी राइटिंग में, हाँ भाई बेचारा बीमार था, आ नहीं पाया, घूमने गया था, ब्ला 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 ब्ला, इट डिपेंड्स, डिपेंड करता है, ठीक है बच्चे। चलिए, ये हुआ हमारा दूसरा प्रोविजो। अब आते हैं हमारे तीसरे प्रोविजो पे, ठीक है। फर्स्ट प्रोविजो में वो खुद से चल के आया है, अपीयर हुआ है, दूसरे प्रोविजो में एक्सटेंशन देख लिया, अब तीसरा प्रोविजो, अगर डिफेंडेंट फेल होता है, आपके बैरक में है क्या ये, नहीं तो आप बोलेंगे कि लास्ट टाइम शायद तो नहीं था, ये है तीसरा प्रोविजो, नहीं है ना, चलिए भूल No, जाइए, ma'am. आपके पास नहीं है, ये महाराष्ट्र के अमेंडमेंट में है, ये आप मैम लोगों के तो पास बता शिवानी दीजिए नहीं ना, है, है क्योंकि नहीं ये है तो। महाराष्ट्र के अमेंडमेंट है। नहीं Yes, नहीं नहीं ma'am. नहीं, मेरे आप में नहीं है. नहीं नहीं, इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है विक्की, इतना मैम नहीं, बता इतना दीजिए। नहीं, तुम महाराष्ट्र में आ जाओ उस दिन, महाराष्ट्र के लिए आपको जो चाहिए मिल जाएगा, अब इतना ज्यादा अपने को दिमाग नहीं चलाना, ठीक है। प्रतिवादी टू हुम समन्स हैज बीन इशूड अंडर, जहां पर प्रतिवादी को इनवाइट किया गया है, आ जाओ सरकार तुम्हारा बुलावा आया है, ठीक है, आ जाओ। कैसे आएगा, इन पर्सन, खुद से चल के आएगा, इन पर्सन, जैसे विक्की आया है, ठीक है, महाराष्ट्र का बता दो, इन पर्सन बोल रहा है, ठीक है। तो ये बाय प्लीडर भी आ सकता है, यानी कि उस्मा को लाएगा वकील बना के, ठीक है। विक्की क्या करेगा, उस्मा को लाएगा, क्या करेगा, वकील बना के लाएगा, इंस्ट्रक्शन देगा, उस्मा सुन, ये आंसर है, ये क्वेश्चन है जो कि सूट से रिलेट करता है, वो ऐसा बोल रहा है, बात ऐसी है, इंस्ट्रक्शंस दे दिया, समझा दिया उस्मा को, जाके कोर्ट के कान में फूंक मारना कि जैसा केस मेरे फेवर में हो जाए, है ना, वैसी बात। तो बाय अ प्लीडर अकम्पनीड बाय सम पर्सन एबल टू आंसर सच क्वेश्चन, यानी कि अगर हो सकता है तो प्लीडर उस्मा क्या करेगी, हमारी जो लावण्या है उसको लाएगी, बोलेगी चल लावण्या
चलते हैं, विक्की का केस है, दोस्त है अपना, चलेंगे थोड़ा सपोर्ट बपोर्ट करके आएंगे। तो आंसर जो होगा वो क्वेश्चन देगी। तो पहले विक्की इन पर्सन आया, उस्मा लीडर बन के आई, लावण्या को साथ में लाई। ABC आपके दिमाग में फिट, ठीक है, इतना ध्यान पे रखोगे 100% आएगा। एवरी समन शैल बी साइन। अभी समन की तो ऐसा तो नहीं है कि शादी का कार्ड है ना, यानी कि मैरिज इनविटेशन तो है नहीं, तो उसके ऊपर जज साइन करेगा, सील लगाएगा, और वो कोर्ट का सील होगा, यानी कि अपने घर का कोई सील लगा के नहीं देगा, कोर्ट का सील लगा के देगा, क्योंकि वो ऑथराइज पर्सन है सम्मन भेजने के लिए। सम्मन कौन भेज रहा है? जज भेज रहा है। क्या करेगा? साइन करेगा। कैसे करेगा? या तो वो क्या करेगा, खुद बिजी है, यार मैं तो बहुत बिजी हूं, मेरे से नहीं होगा, तो वो ऑफिसर अपॉइंट करेगा, ठीक है। ऑफिसर समझो पंकज को अपॉइंट करता है, ठीक है, यहाँ पर पंकज आ गया, पंकज को ऑफिसर बनाएगा, और पंकज क्या करेगा? सील मारेगा और साइन करेगा, और सम्मन्स को सर्विस करवा देगा, ठीक है। कैसे सर्विस होगी ये आगे हम समझेंगे कि किस तरीके की, कितने प्रकार की सर्विसेज होती है, ठीक है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे भेजा जाएगा। हम पूना में बैठे हैं, आप लोग दिल्ली में बैठे हो, बिहार में बैठे हो, लखनऊ में बैठे हो, तो मैं कैसे भेजूंगी? तो मैं ऐसे भेजूंगी, ठीक है। अब रूल नंबर 1 तो आपको छापा हो गया दिमाग में, कुछ भी टेंशन तो है नहीं। अब रूल 2 पे आते हैं। कॉपी ऑफ अ प्लेन एनेक्स विथ समन्स। अब एनेक्स विथ समन्स का मतलब क्या होता है कि कॉपी को जोड़ के देना, ठीक है, सॉरी जोड़ के देना, ठीक है। एनेक्स का मतलब क्या होता है? कॉपी को जोड़ के देना, यानी कि जो कॉपी होती है, समन जो है, यानी कि समन्स अगर बॉर्न होता है, समन्स की पैदाइश हो रही है, समन्स बॉर्न हो रहा है, तो माँ से ही आएगा ना, तो प्लस माँ, माँ मतलब प्लेंट, मेरा प्लेंट, यानी कि आपको समन्स की कॉपी के साथ में प्लेंट को जोड़ के देने का। ये दोनों जुदा नहीं हो सकते, जैसे जुड़वा लोग जुदा नहीं होते ना, जिसको अपन ट्विंस बोलते हैं, ट्विंस है ना, सुना होगा ट्विंस क्या होता है। तो ट्विंस अगर अलग नहीं हो सकते, तो वैसे ही समन्स की कॉपी प्लेंट के साथ में अलग नहीं की जाएगी, दोनों को साथ में भेजा जाएगा। इनवाइट करना है तो अच्छे से करो, बदतमीजी नहीं, ठीक है। तो जो भी समन होगा उसको कॉपी ऑफ द प्लेंट होगा, जिसको रूल 1 और 2 उसके असेंशियल एलिमेंट्स दे देखते हैं, अभी 1 मिनट लगेगा, कि जो भी समन होगा वो साइन बाय द जज होगा, और जो ऑफिसर है हमारा पंकज, है ना, वो अगर अपॉइंट किया गया है तो वो सील और सिक्का मार के दे देगा। एवरी समन शैल बी अकम्पनीड बाय द कॉपी ऑफ प्लेन। जैसे मैंने कहा कि आप लोग समन को प्लेन से जुदा नहीं कर सकते, दो ट्विंस को आप अलग नहीं कर सकते, ये भी आएगा ये भी आएगा। एग्जाम में भी याद रहेगा कि मैम ने 2 ट्विंस बोले थे, 2002 में आया था ये अमेंडमेंट से। यस 2002 का अमेंडमेंट है ये, ठीक है, आपके बैरक में लिखा हुआ है वो। चलिए रूल 3 क्या बोलता है? कोर्ट में ऑर्डर द डिफेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपीयर इन पर्सन। यहां पर कोर्ट ऐसा क्यों बोल रही है? कोर्ट क्या बोल रही है? विक्की तू उस्मा को मत ला, लेकिन विक्की बोलता है मेरे को उस्मा एज अ लॉयर तो सपोर्टिव चाहिए ना। उस्मा बोलती है अरे लावण्या भी तो मेरे को हेल्प करने के लिए चाहिए, अगर कुछ में प्रॉब्लम में आ गई कि कुछ फैक्ट नहीं समझा तो कैसे होगा। तो जहां पर कोर्ट को ऐसा लगता है कि पर्सनल अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट यानी कि विक्की की जरूरत है, तो समन शल ऑर्डर हिम टू अपीयर इन पर्सन, यानी कि समन्स में कोर्ट क्या लिख के देगी? अपीयर इन पर्सन। तू खुद आ जा विक्की, खुद आ जा कोर्ट में, थोड़ा आलसी मत बन, उबासिया देना बंद कर, अभी कोर्ट में चल के आने का है ना, ऐसा बोलती है कोर्ट, उसको लिख के भेज रही है। तो शेल ऑर्डर हिम टू अपीयर इन अ पर्सन, जो भी दिन पे स्पेसिफाइड रहेगा। अब विक्की बोलेगा मुझे तो मैं तो अपने घर पे आया हूँ, तो वो एक्सक्यूज मिल सकता है कि मैं घर पे नहीं हूँ, लेकिन जो दिन तय किया गया है विक्की को इन पर्सन कोर्ट में, वहां पे कोर्ट के सामने साष्टांग दंड करते हुए खड़े होना है कोर्ट के सामने, ठीक है, दंडवत प्रणाम। तो जहां पर कोर्ट को रीजन है कि पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द प्लेंटिफ ऑन द सेम डे, तो वो अपीयरेंस में लिख के देगी भैया आना, अकेले मत आना, भले तुम उस्मा के साथ में आओ, अपने वकील को ले आओ, वकील साहब आप अपने दोस्त लावण्या को भी ले आओ, लेकिन आप विक्की खुद आओ। तो ऐसे सम्मन्स में आपको लिख के भेजा जाएगा अपीयर इन पर्सन, ठीक है। रूल नंबर 4 जो है वो सेक्शन नंबर 132 और 133 को कहीं ना कहीं रिलेट करता है, ठीक है। 132 और 133 आप पढ़ के देखोगे ना,
तो बस अपनी आंखें, एक आंख बंद करो आपको 132 दिखाई देगा और 133, एक आंख बंद करोगे तो आपको ऑर्डर 5 का रूल 4 दिखाई देगा। ठीक है ना, दोनों आंखों को सक्षम रखना इस चीज में। तो एग्जम्पशन फ्रॉम अपीयरेंस ऑफ पर्सन, अब जैसे तो मैंने कहा विक्की तो आलसी है, एग्जम्पशन मांग रहा है। एग्जम्पशन का मतलब ये होता है एक्सक्यूज मी, मैं पहले से शादीशुदा रे, मैं नहीं आ सकता कोर्ट में, तो दिस इज कॉल्ड एज एग्जम्पशन। ठीक है, एग्जम्पशन यानी वो खुद कोर्ट में नहीं आ पा रहा है, नहीं आ सक रहा है, वजह कोई भी हो सकती है, वजह कोई भी हो सकती है, तो एग्जम्पशन मांग रहा है, एग्जम्पशन इज एक्सक्यूज। ठीक है, नो पार्टी शैल बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन अनलेस ही रिजाइड्स, यानी कि कोर्ट को ये देखना है कि उसका रेसिडेंट, जो हमने कल देखा ना, रेसिडेंट ऑफ, जो कि मैंने दिखाया था r/ऑफ दिखाया था मैंने, ऑफिस एड्रेस होती है, तो ऐसे करके मैंने आपको दिखाया था कल, जो मेरे प्लेंट में मैंने दिखाया है कि रेसिडेंट एड्रेस होती है, Yes, कोर्ट ma'am, एड्रेस ma'am. देखती है। हाँ, तो नो पार्टी शैल बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन अनलेस ही रिसाइड, यानी कि अगर विक्की उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में रहता है, लोकल जुरिस्डिक्शन जो कि बिहार है, बिहार का फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है, जो बिहार वाले हैं तैयारी कर लीजिए, 50 सीट्स जो है वो वुमेन के लिए है, बाकी के सीट्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, यानी कि बिहार के जुरिस्डिक्शन में अगर वो रह रहा है तो विक्की को वहां पे आना है। मैम जो हाँ, एग्जाम पास कर चुका है, इसका मार्कशीट नहीं है, वो फॉर्म भर सकता है? नहीं ऐसा कैसा, उसमें आपको डिक्लेरेशन तो देना पड़ेगा ना। जैसे हम लोग हाँ हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, आउटसाइड सच लिमिट्स बट द प्लेस इज लेस देन, Okay. अगर वो समझो बिहार में नहीं रह के थोड़ा बाहर रह रहा है, बिहार के आउटस्कर्ट में रह रहा है, आउटस्कर्ट का मतलब होता है कि बिहार में ही लेकिन थोड़ा दूरी पे, ठीक है, जो कि 50 माइल होगी, उसका घर 50 माइल के डिफरेंस पे होएगा, 200 माइल होगा यानी कि जहां पर रेलवेज है, यानी कि रेल की पटरी से उसका घर का जो डिस्टेंस होगा वो 200 माइल्स होगा, जो कि एक 5-6 डिस्टेंस होता है, जो कि प्लेस जहां वो रह रहा है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन द कोर्ट एंड द घर का ऑफ विक्की। विक्की के घर में और कोर्ट के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए, अगर वो रेलवे लाइन से 200 माइल का डिस्टेंस है तो ठीक है, तो ये है डिस्टेंस फ्रॉम द कोर्ट हाउस, इसको कहा जाता है डिस्टेंस फ्रॉम द कोर्ट हाउस। है आपके बैरक में, है आपके बैरक में, तो अंडरलाइन करिए, बिल्कुल करिए। Yes, ma'am है। कर रखा है मैम। तो 50-200 की बात की जा रही है यहाँ पे, 50-200, पहले मैम 50 ऑलरेडी माइल कर की बात चुके की हैं। जा रही है। हाँ, ठीक है, चलिए, नो पार्टी शैल बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन, किसी भी पार्टी को पर्सन में अपीयर होने की जरूरत नहीं है। विक्की मुझे पता है तुम आलसी हो, मत आइए, ठीक है, जरूरत नहीं है, आप उस्मा को भेज देंगे चलेगा हमें। तो हु इज अ वुमेन according to the custom and the manners of the country ought not to be compelled to appear in public, अगर कोई ऐसी महिला है जैसे हमारी समीरा है, वो पर्दाशील रहती है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो गुरखे में रहती है, अगर उसके कस्टम्स के अकॉर्डिंग, उनके कंट्री के अकॉर्डिंग उन्हें कंपील नहीं किया जाता कि आप पब्लिक में नहीं आने के लिए। देखो कोई कोई जो शर्म भी होती है और कभी कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं, आजकल रील्स आ गए हैं, तो वो अलग बात हो गई है। इससे पहले तो कितनी लड़कियां होती थी जो बात भी नहीं कर पाती थी, डरती थी, आज भी है, ऐसे नहीं कहूंगी आज नहीं है। तो यहाँ पर अगर कोई वुमेन है जो अपने कस्टम और कंट्री के अकॉर्डिंग उसको कंपील किया है, तो सेक्शन 132 ऑफ सीपीसी ये बोलता है, देखो हमने यहाँ पे 132 और 133 का जो मैंने आपको ऊपर ही जिक्र किया था कि एक आंख बंद करो दूसरी आंख चालू करो, आपको 132 और 133 समझ में आ जाएगा। हु इज एंटाइटल्ड अंडर द एग्जम्पशन, जो कि एग्जम्पशन मांग रहा है, जिसको बोलते हैं एक्सक्यूज, नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा कोर्ट में, मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है, या मैं कोई किसी काम में बिजी हूँ, या मैं अपना काम छोड़ के नहीं आ सकता, तो ये आपका सेक्शन नंबर 132 है। ठीक है, यहीं पे आप चीजें यहाँ पे पढ़ते चलिए, आपको आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सेक्शन ही यहाँ पे पढ़ लिया, सेम टू सेम आपने, जो मैंने हमेशा कहा है ऑर्डर्स में ही सेक्शंस है, आपको सेक्शंस अलग पढ़ा के ऑर्डर्स अलग पढ़ा के सिर्फ वो अलग सा काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो फॉलोइंग पर्संस शैल बी एंटाइटल्ड टू एग्जाम फ्रॉम द कोर्ट पर्सनली, अभी कौन से पर्संस है जो कि वीवीआईपी होंगे, जिनको अपीयरेंस होने की जरूरत ही नहीं है,
है ना। कौन से पर्सन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इनसे कहेंगे क्या तुम अपना इंडिया का काम छोड़ के हमारे पास सम्मन भेज रहे हैं, चलो कोर्ट में आ जाओ। मतलब देखा जाए तो कोर्ट कोर्ट मैं ऐसे नहीं कहूंगी, लेकिन कोर्ट और कोर्ट कहाँ और प्रेसिडेंट कहाँ, समझ रहे हो मेरी बात को? तो दिस इज व्हाट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्हें बोला जाता है कि आप मत आइएगा। वाइस प्रेसिडेंट से ये तो नहीं कहा जाएगा कि आप अपना काम धंधा छोड़ के गवर्नमेंट की सेवा वेवा मत करो, हमारे पास कोर्ट में चले आओ, चले आओ चले आओ, ऐसे बोलेंगे क्या? समझ, कोर्ट कोर्ट को ये सब बातों का ये देना पड़ता है। आप किसी को भी ऐसे ही नहीं बुला सकते हो। हाँ, या एक जने ने तो प्राइम मिनिस्टर पे केस ठोक दिया, ए प्राइम मिनिस्टर आ जा, तुझे सम्मन लगा है कोर्ट में आ जा, तो यहाँ पर एग्जम्पशन की बात की जा रही है। द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, द मिनिस्टर ऑफ द मैम बट प्राइम मिनिस्टर बुलाया गया था ना। अरे आप कोई तो, मैंने क्या बोला, कहीं परिस्थितियों में एग्जम्पशन है। प्राइम मिनिस्टर को कब ऐसा कुछ बहुत बड़ा ये रहेगा तब प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है, अदरवाइज आओ आप मुझे रूलिंग दिखाओ कि प्राइम मिनिस्टर उनकी को बुलाया जा प्रोसीडिंग भी सकता है। बिल्कुल वो इन कैमरा होती है, बाहर नहीं होती। और उनको बताया भी नहीं जाता है, ये सब चीजें बताई नहीं हाँ जाती है। हाँ यहाँ पर अगर आप सेक्शन पढ़ोगे ना तो बहुत क्लियर हो जाएगा, इसीलिए तो मैं सब चीजें आपको यहाँ पे मैम लेके आके बता रही हूँ। इमरजेंसी टाइम पे इंदिरा गांधी को बुलाया गया था। हाँ भाई, तुम तो इमरजेंसी लगवाओ, हम घर पे बैठते हैं, ठीक है। The judges of the Supreme Court, the governors of the state, the administration of the union territories, है ना। जज, सुप्रीम कोर्ट के जज को सम्मन लगाओ, छोटे से केस में वो आके खड़े हो जाएंगे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, और उनके सामने सम्मन लगवा के बोलेंगे कि हाँ बता तूने क्या किया है। वाह भाई वाह, क्या बात है ना। स्पीकर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, इनको एग्जाम्पशन है। चेयरमैन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनको एग्जाम्पशन है, ठीक है। द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, इनको एग्जाम्पशन है, मिनिस्टर्स को, स्टेट के मिनिस्टर्स को, ठीक है। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, इनको एग्जाम्पशन है। द पर्सन टू होम सेक्शन 87B अप्लाइज, जहां पर सेक्शन 87B अप्लाई होता है, देखो कहीं ना कहीं ये सारी बातें बहुत जरूरी है फॉर यू पीपल टू नो दिस। तो सबसेक्शन, जैसे कि मैम इफ एनीवन पर्सन उसको समन भेजा जा सकता है, जैसे कि कोई अनदर पोस्ट पे हो, जैसे आईएएस ऑफिसर वगैरह हो गया, तो इनको समन भेज करके बुलाया जा सकता है। देखो डिपेंड करता है, मैम टैक्स क्या है, सर्कमस्टेंसेस क्या है, ऐसा कौन सा केस है जो आईएएस को बुलाया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि इनको समन नहीं किया जाता है, कई बातों में इनको हम करा एग्जम्पशन जाता दी है। जाती है। ऐसा थोड़ी है कि आईएएस को नहीं बुलाया जाएगा, आईपीएस को नहीं बुलाया जाएगा, उनको अभी भी एक बुलाया आईएएस जाता को वो किया गया है ना सस्पेंड। है। हाँ, उनको भी यस बुलाया यस जाता है, उनको भी बुलाया हाँ, जाता है। क्योंकि उनने बहुत ज्यादा छुट्टी ले ली थी वेब सीरीज के चक्कर में। हाँ, तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं दे आर आंसरेबल ना, वो तो हाँ आंसरेबल है ना पंकज। आप ऐसा थोड़ी बोल सकते कि इन्होंने समझो मर्डर कर दिया, एक आईएएस ऑफिसर ने मर्डर कर दिया, तो क्या उसको एग्जम्पशन दे दी जाएगी? अरे वाह वाह वाह, नहीं, अरे वाह वाह वाह, वो तुमने मैम मर्डर कर दिया। माइनर छोटे मोटे केसेस जो होंगे उसमें एग्जम्पशन मिलती है, हाँ, मेजर में नहीं मिलती। जो कि पेटी होंगे, जो कि रिमोटेबल ऐसे केसेस होंगे, कोर्ट मैम भी हीनियस तो क्राइम में नहीं देखेगी कि मिलेगी। बुलाना है कि नहीं। अच्छा, मैं एक बात बोलती हूँ आपको, बेल का ऑफेंस होता है, जनरल एग्जांपल लेते हैं, तो बेल के यस मैम। ऑफेंस में एक एक जो अक्यूज होता है उसको बेल आउट हो जाता है, दो अक्यूज बेल आउट नहीं होते, तो कार्य तो सेम करते हैं। ऐसा क्यों होता है? डिपेंड करता है ना कि उसका क्राइम क्या है, उस या फिर रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के थ्रू तो बुला सकते हैं ना। हाँ बुला सकते। एग्जाम्पशन मैं क्या बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि पूरी यस तरह मैम, से इन exemption पर्सन है। नहीं बुला हाँ, सकता। इन पर्सन नहीं बुला सकते कि ए इधर आ इधर आ Yes, इधर आ ma'am. इधर आ, ऐसा तुम किसी को ऐसे नहीं ऐसे कर तो सकते। बस नॉर्मल इतनी इंसान को बात भी नहीं आपको बुला जानकारी। सकते। हाँ, लेकिन देखो हाँ, नॉर्मल नॉर्मल पर्सन को को भी नहीं मिला। इतनी रिस्पेक्ट है क्या? एक बात जनरली पूछती हूँ मैं आप लोगों से, एक हम जैसे नॉर्मल पर्सन है, उनकी रिस्पेक्ट है क्या सोसाइटी के अंदर? अगर एक पॉलिटिशियन आ जाता है तो कैसे गाड़ियां पीछे चलती है, हम लोगों की पीछे चलती है क्या? ठीक है, एक जनरल बात है, आईपीएस ऑफिसर है, लाल बत्ती लगा के घूमता है, ठीक है, जनरल बात बोल रही हूँ मैं। एक एडवोकेट एक स्टिकर लगा के चलता है, ठीक है। आप Yes, मुझे ma'am. बताओ कि जनरली हम कोट नहीं पहने रहे तो सोसाइटी में हम एड्रेस होते हैं क्या? जब तक आप अपना नाम बनाओ, जब तक आप अपना फेम बनाओ, जब तक आप उस कैटेगरी उस लेवल में आओ, आपको लोग पहचाने। आप मेरे को एक बात बताओ
कि मैं तो यहाँ पे पूना में हूँ, तो क्या जरूरी है कि मुझे बॉम्बे वाले पूरे पहचानते होंगे? जरूरी है कि दिल्ली वाले पूरे पहचानते होंगे? रोड पे चलो, आप कॉमन पर्सन हो, आप कॉमन पर्सन हो, आप वीडियोस देखो, रील्स देखो, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर और रिटायर्ड ये ये थे हस्बैंड एंड वाइफ, एक लड़की उनके साथ में बदतमीजी करती है, बोलती है मेरी जो बहन है वो पुलिस ऑफिसर है, भले वो लोग रिटायर थे तो, लेकिन उनको उनकी पहचान और एक लॉयर की पहचान में कितना डिफरेंस है, देखो जरा आप देखो ना। एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होके बन गए तो भी हम लोगों की औकात निकाली जाती है क्या? जेएमएफसी तो है। और यही समझो डिस्ट्रिक्ट जज हो गया तो उसको उस लेवल से देखा जाएगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज से हाई कोर्ट हो गया उसको उस लेवल से चलाया जाएगा। तो हर किसी की अपना अपना स्टेटस होता है, उसके अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा ना, और इन पर्सन नहीं, किसी के थ्रू। लीडर्स तो है, एडवोकेट्स तो है, ऑफ कोर्स ये लोग खुद कभी भी नहीं आते हैं कोर्ट के अंदर। मेरे पास इतने सारे पॉलिटिशियंस के केस है, वो लोग कभी नहीं आते कोर्ट के अंदर, हम लोग ही डिफेंड करते हैं। जहां पर उनकी स्टेटमेंट करवाने के लिए बुलाना होता है, हम एज अ लॉयर उनसे परमिशन लेते हैं कि भैया आप अपना सूटेबल टाइम बता दीजिए, हम उस हिसाब से कोर्ट में एडजस्ट करवाएंगे। दिस इज व्हाट द लॉयर इज फेसिंग, समझ रहे हो? तो सबसेक्शन 3 ऑफ 133 क्या बोलता है? जब कोई भी पर्सन क्लेम करता है प्रिविलेज ऑफ सच एग्जम्पशन, देखो यहाँ पर, इट इज कॉन्सिक्वेंटली नेसेसरी टू एग्जामाइन बाय हिम बाय कमीशन, ही शैल पे द कॉस्ट एंड दैट कमीशन पार्टी रिक्वायरिंग द एविडेंस टू पे सच कॉस्ट। यानी कि एक कमीशन अपॉइंट की जाती है। हमने जब मैं आपको कमीशन, रिसीवर ये सब सिखाऊंगी ना कि कमीशन होती क्या है, कमीशन जैसे हमने सीआरपीसी में भी देखा कि कोर्ट के अगर हम सामने नहीं आ पा रहे, क्या रिटायर्ड जज कमीशन कहाँ से आया? वो कमीशन में अपॉइंट होते हैं ना। हाँ, वो अपॉइंट होते हैं, retired judge। लेकिन उनको Yes, जो भी कॉस्ट रहता है वो पार्टी पे करती है। एविडेंस लेने के टाइम पर भी ये सारी चीजें होती है जो अपन सीआरपीसी में भी पढ़ के आए हैं। yes मैम। चलो, अब यहाँ से स्टार्ट होगा पर्टिकुलर्स एंड कंटेंट्स। पर्टिकुलर्स का मतलब क्या है? क्या लिखा जाता है, जिसको अपन कंटेंट्स बोलते हैं। आजकल रील में कंटेंट नहीं है तो कोई देखता है क्या? तो समन में भी तो कंटेंट चाहिए, लिखा हुआ तो चाहिए। तो रील इज इक्वल्स टू कंटेंट, है ना, दैट इज इक्वल्स टू पर्टिकुलर्स, जो लिखा जाता है। और उसको हम देखेंगे रूल 5 से लेकर 8 तक, जो कि ऑर्डर 5 सीपीसी में आप पढ़ेंगे। अब यहाँ से आपका दूसरा अध्याय स्टार्ट होगा। पहला अध्याय हमने खत्म कर दिया, पहला चैप्टर हमने खत्म कर दिया। दिस इज द सेकंड चैप्टर विच इज कमिंग इन बिफोर यू। ठीक है, रूल नंबर 5 क्या बोलता है? समन्स टू बी आइदर टू सेटल इशू फॉर फाइनल डिस्पोजल। देखो, कभी कभी क्या होता है, कोर्ट में फाइनल डिस्पोजल के लिए भी समन्स को भेजा जाता है कि आ जाओ केस खत्म करो यार, किसको पड़ा हुआ है, टाइम किधर है। अगर कोर्ट को ऐसे लग रहा है तो समन्स भेजा जाता है, इश्यूज को सेटल करो, केस को खत्म करो। इशू मिटाओ, केस सेटल, इशू माइनस इज इक्वल्स टू केस सेटल। ठीक है, यहाँ पे सेटलमेंट हो रही है। देखो आप, the court shall determine at the time of issuing the summons whether it shall be for the settlement of issues, whether it shall be for the settlement of issues only, for final disposal of the suit, and summons contain the direction accordingly। ठीक है, यहां तक देखो, पहले यहां तक समझो। पहले कोर्ट शल यानी कोर्ट को कंपलसरी डिटरमाइन करना है, बताना है। बताना है, क्या बताना है? जब उस समय वो समन्स को इशू कर रही है, कौन कर रही है? हमारी कोर्ट कर रही है। वेदर, क्या इश्यूज को सेटलमेंट के लिए बुलाया जा रहा है हमको, या फिर हमारे को फाइनल डिस्पोजल के लिए बुलाया जा रहा है। या तो सेटल करो या तो डिस्पोज हो जाएगा। सेटलमेंट, डिस्पोजल, इशू सेटल, केस खत्म। इशू ही ना रहेगा तो केस क्या होगा? खत्म ही हो जाएगा, इश्यूज ही खत्म हो गए हमारे। तो यहाँ पर प्रोविजन बोलता है कि दैट इन एवरी सूट हर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस द समन शैल बी फॉर फाइनल। कौन सा भी समन स्मॉल कॉजेस का आता है तो पहले का पहला समन आता है केस फाइनल डिस्पोजल के लिए है। एंट्री मारो, एग्जिट ले वो। ठीक है, यहां से एंट्री, यहां से एग्जिट। कौन सा भाई? स्मॉल कॉजेस भाई। एंट्री एग्जिट इज इक्वल्स टू स्मॉल कॉजेस कोर्ट। ठीक है, फाइनल डिस्पोजल के लिए पूछता है
आ जाओ, फाइनली अपना रिजल्ट लेके जाओ। तुमको या तो भरना है या तो माफ है, डिपेंड करता है जैसे भी फैक्ट्स होंगे, जैसे सर्कमस्टेंसेस होगा। फिक्सिंग द डे ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट, अब फिक्स किया जाएगा, रूल नंबर 6 में फिक्स किया जाएगा। जैसे हमने 30-60 का मामला देखा ऊपर, 30-60-90 का मामला हम ऊपर देख के आए, तो यहाँ पर सब रूल 1 में, आई एम सॉरी अगेन, shall be fixed for the reference to the current business of the court, जिस दिन कोर्ट वर्किंग में है। करंट बिजनेस आपको पता है ना, बिजनेस ही तो चलता है। ये कोर्ट क्या है, ये बिजनेस ही तो करते हैं, रेवेन्यू तो कमाते हैं, इस रेवेन्यू से गवर्नमेंट तो चलती है, यही तो है, यही तो है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर जो डे फिक्स किया जाएगा, जो कि कोर्ट का करंट डे ऑफ द बिजनेस होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, है ना, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। इसके लिए जो प्लेस ऑफ द रेसिडेंस होगा, यानी कि जहां पर डिफेंडेंट रहता है, जहां पर विक्की भाई साहब रहते हैं हमारे, ठीक है। एंड द टाइम इज नेसेसरी फॉर द सर्विस ऑफ द समन्स, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि कब भी मुंह उठा लिया और कब भी चले गए। द डे शैल बी फिक्स, कि डिफेंडेंट को सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, वो पीरियड के अंदर जैसे वो